Hello everyone, welcome to Reading with Me session. Today we are going to start with a very important bacteria, Corynebacterium. So let's start. Corynebacteria are gram-positive, non-acid fast, non-sporing, non-motile bacilli. Okay, so basically क्या है Corynebacterium? gram-positive organisms है, non-acid fast है. एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में म्यूरामिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो उनकी प्रेजेंस में कुछ एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेट्स सी के क्या होते थे. जस्ट हैव अ लुक, रिवाइज करते हैं हम थोड़ा. ओके, दिस इज़ एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसे कि हम जेरन स्टेनिंग बोलते हैं. दिस एसिड फास्ट स्टेन डिस्कवर हुआ था जेन एंड निल्सन में, स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनस्टन. इसमें डिफरेंट मेथड में ये है कि सबसे पहले हम स्मेयर बनाते हैं, फिर कार्बन फ्यूजन का यूज़ करते हैं उसमें, फिर उसको हीट करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको डीकलराइज करते हैं H2SO4 की मदद से, फिर से वॉश करके मिथाइलिन ब्लू या मेलाचाइड ग्रीन दिया जाता है. मेलाचाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू उसके कॉर्नीबैक्टीरियम और इन सब में यूज़ होते हैं ये स्ट्रेन्स वगैरह. द कार्बन फ्यूजन इज़ poured in a slide containing fixed smear. Gentle heating is applied to underside of the slide by means of a spirit flame until the stain just commences to steam. The carbon fusion is left on the side for 5 to 10 minutes and intermittent heating during the period. Care must be taken to ensure that the stain does not dry out. To counteract drying, more solution of stain is added and the slide is reheated. ये हम हीटिंग वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि वो डाई जो है सेल वॉल में पेनिट्रेट कर सके. फिर उसकी सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाएगा तो हम उसे वाटर से वॉश कर देंगे. दैन द स्टेन्ड स्मेयर इज़ डीकलराइज्ड विद 20% का सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉश कर देंगे, जिससे कि जो जब तक कि रेड और पिंक कलर आना रुकता नहीं है तब तक हम ये सब करते हैं. और इसका डीकलराइज़र एसिड अल्कोहल भी ले सकते हैं. ये बेसिकली हम करते हैं ताकि उसके साइड के जो टिश्यूज़ हैं उनसे वो डीकलर हो जाए और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ जो कोकाई और बेसिलाइज हैं या जिनको हम स्टेन करना चाह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, खाली हमको वो स्टेन्ड हो जाए कार्बन फ्यूजन से. फिर काउंटर स्टेन हम मिथाइलिन ब्लू करते हैं और फिर उसको ड्राइंग पे छोड़ देते हैं. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो एसिड फास्ट बेसिलाई होंगे वो रेड अपीयर होंगे जिन्होंने कार्बन फ्यूजन ले लिया है, और ब्लू कलर जो होगा उसका बैकग्राउंड हो जाएगा जो कि हमने मेलाचाइड ग्रीन एंड मिथाइलिन ब्लू या फिर किया है. तो दैट्स द प्रिंसिपल अराउंड इट. माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है उनकी सेल वॉल में, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम में, और वो उसकी प्रेजेंस में एसिड फास्ट फ्री स्टेट कहा जाता है. इज़ फाउंड इन ऑल एसिड फास्ट बैक्टीरिया बिसाइड लिपिड कंटेनिंग एसिड फास्टनेस डिपेंड ऑल्सो ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल. तो ये होते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म. तो जो हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम है वो नॉन एसिड फास्ट है. ओके, एंड दे आर नॉन स्पोरिंग, उनमें स्पोर्स नहीं होते हैं. दे आर नॉन मोटाइल, उनमें मोटिलिटी नहीं है. एंड दे आर नॉन एसिड फास्ट. ओके, सो कंटिन्यूइंग विथ दिस, they frequently show club shaped swelling. corny means club shaped. ओके, ये हम यहाँ डायग्राम भी देख रहे हैं. बेसिलाइज हैं ये, इनमें स्पोर्स नहीं है. फ्रीक्वेंटली क्लब शेप स्वेलिंग्स होती है. कॉर्नी का मतलब ही क्लब होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस जीनस इज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी विच कॉजेज डिप्थीरिया इन द ह्यूमंस. ये डिप्थीरिया कॉज करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट जीनस है इसका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी का.
ओके, नाउ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी की मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है हम वो देखेंगे। These are thin cylinder gram-positive bacilli and measures approximately 3 to 6 micrometer into 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इनके डायमीटर की बात हो गई और उनकी लेंथ की बात हो गई। ये इनका डायमेंशन है, अप्रॉक्सीमेटली थिन सिलेंडर शेप होते हैं ये। दे आर क्लब शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एट वन और बोथ एंड्स। ओके, ये जो होते हैं इनको क्लब शेप कहा जाता है क्योंकि इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एट वन और बोथ एंड्स में, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। वन और बोथ एंड्स पे हमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे जिनकी वजह से इनको क्लब शेप कहा जाता है। विद लॉफिन्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन ग्रेन्यूल्स टेक अप ब्लूइश पर्पल कलर एंड हेंस दे आर नेम्ड मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन में ये ग्रेन्यूल्स जो है ब्लूइश पर्पल हम यहाँ देख रहे हैं वो दिखते हैं हमें। एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूटिन और वेव्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल। ओके, इन्हें वॉल्यूटिन और वेव्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ पॉली मेटाफॉस्फेट्स एंड रिप्रेजेंट एनर्जी स्टोरेज डिपॉजिट। अब ये जो क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें एक तो वॉल्यूटिन या वेव्स ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। ये बने हुए किसके होते हैं? पॉली मेटाफॉस्फेट से बने हुए होते हैं और इसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है। इसके थ्रू बैक्टीरिया एनर्जी बेसिला है जो बैक्टीरिया का टाइप वो एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो बेसिलाई तो इसमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करने का काम और पॉली मेटाफॉस्फेट से बने होते हैं, ये ध्यान रखने का है। द बेसिलाई आर यूजुअली सीन इन एंगुलर फैशन रिजेंबलिंग द लेटर वी और एल। ये बेसिलाई जो होंगे वो जनरली एंगुलर फैशंस में हमें दिखेंगे, जैसे कि वी या एल जो कि चाइनीज़ लेटर्स टाइप का दिखता है। ये अपीयरेंस इसको हम चाइनीज़ लेटर टाइप बोलते हैं। दिस हैज़ बीन कॉल्ड चाइनीज़ लेटर और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस टिपिकल अरेंजमेंट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल आफ्टर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के बाद अगर डॉटर सेल है जो वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से ये सब होता है। तो फर्स्ट चीज़ इसका डायमेंशन ध्यान रखने वाली बात है, दे आर प्लियोमॉर्फिक। ये सेकेंड चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड चीज़ क्या है कि इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू में ब्लूइश पर्पल दिखते हैं, इन्हें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। फोर्थ चीज़ क्या है कि वो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? पॉली मेटाफॉस्फेट से बने हुए होते हैं जो कि स्टोरेज में का काम करते हैं। फिफ्थ चीज़ कि इनके अंदर चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट दिखता है जो कि बेसिकली होता है जब डॉटर सेल सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दैट इज़ अ टिपिकल अरेंजमेंट। द बेसिलाई लुक ग्रीन। जो बेसिलाई होते हैं वो एक्चुअली ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, एंड मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स अपीयर्स ब्लूइश ब्लैक व्हेन एल्बर्ट स्टेन इज यूज। जब एल्बर्ट स्टेन का हम यूज़ करेंगे तो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ब्लूइश ब्लैक अपीयर होंगे और जो एल्बर्ट्स और जो बेसिलाई है वो ग्रीन अपीयर होंगी। बेसिलाई ग्रीन और क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ब्लूइश ब्लैक विद when Albert stain is used. Okay, they are non-capsulated, non-acid fast and non-motor। ना ही इनमें मोटिलिटी होती है, ना ही इनमें कैप्सूल होता है और ये एसिड फास्ट नहीं होते हैं। बेसिलाइज माइकोलिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है इनकी सेल में। ओके, सो एल्बर्ट स्टेन का एक यहाँ ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि इसमें एल्बर्ट स्टेन होता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसकी? सी डिप्थीरिया आर ग्रोन बेस्ट ऑन द मीडिया एनरिच्ड विद ब्लड सीरम और एग। ब्लड सीरम और एग से जो मीडियम एनरिच्ड होगा उसके अंदर ये बेस्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ इज कैंटी और ऑर्डिनरी मीडियम में तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है। दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। ओके,
एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और एरोबिक कंडीशन अगर नहीं मिली तो एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, बट नॉर्मल मीडियम पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता जितना कि ब्लड सीरम और आईपी होता है। ऐसा ही हमने स्टेफाइलोकोकस में भी देखा था, ठीक है, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस में हमने ये चीज़ देखी थी कि उसमें भी नॉर्मल मीडिया की जगह ब्लड मीडिया सीरम अगर इन सब में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 37 डिग्री Celsius. Okay, that is the optimum temperature for growth. Here is the diagram given for the morphology of diphtheria. Okay, and हमने रेंज जो है वो 15 to 40 डिग्री सेल्सियस तक है एंड ऑप्टिमम pH जो है वो 7.2 है। तो फॉलोइंग आर द यूजुअल मीडिया एम्प्लॉयड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द डिप्थीरिया बेसिलाई। कौन कौन से मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हिज सीरम वाटर सबसे पहला है। दिस लिक्विड मीडिया कंटेनिंग सीरम ग्रोथ इज सीन एज ए टर्बिडिटी एंड पेलिकल फॉर्मेशन। ओके, लॉफलर्स सीरम स्लोप जो कि हमने पहले पढ़ा था, लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन पढ़ा था हमने, जो कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स लेके ब्लूइश पर्पल हो जाता है। लॉफलर सीरम स्लोप डिप्थीरिया बेसिलाई ग्रो ऑन दिस मीडियम वेरी रैपिडली। कॉलोनी अपीयर्स आफ्टर 6 to 8 hours of incubation long before other bacteria grow। ठीक है, तो कॉलोनीज आर स्मॉल सर्कुलर वाइट और क्रीमी एंड ग्लिस्टरिंग। ओके, सो ये एक डिस्क्रिप्शन है कि कॉलोनी 6 से 8 घंटे में हो जाता है, रैपिडली होता है। इंक्यूबेशन स्मॉल सर्कुलर वाइट क्रीमी एंड ग्लिस्टरी दिखेंगे। ओके, नाउ टेलोराइड ब्लड अगार मीडियम की हम बात कर रहे हैं। इट कंटेन्स पोटेशियम टेलोराइड, इसके अंदर पोटेशियम टेलोराइड होता है which inhibits most other bacteria and thus act as a selective agent। ओके, दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, पर्टिकुलरली इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है पोटेशियम टेलोराइड 0.04%, इसलिए इसको सेलेक्टिव एजेंट कहा जाएगा। द ऑर्गेनिज्म ग्रोज स्लोली ऑन दिस मीडियम एंड फॉर्म ग्रे और ब्लैक कॉलोनीज। ग्रे और ब्लैक कॉलोनीज इसमें दिखेंगी। नेक्स्ट पेज पर इसका डायग्राम दिया हुआ है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फॉस्फेट टेलोराइड टू टेलुरियम। फॉस्फेट टेलोराइड जो होता है वो एक्चुअली टेलुरियम में उसका रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ग्रे या ब्लैकिश कलर की कॉलोनी मिलेगी। इसमें याद रखने वाली बात सबसे पहली चीज़ परसेंटेज है, ये एक सेलेक्टिव मीडिया है, एंड देन देयर इज रिडक्शन अकरिंग बिकॉज ऑफ विच द ग्रेश और ब्लैक कलर इज कमिंग। ठीक है, तो लॉफलर सीरम स्लोप था जो कि जिसमें जल्दी ग्रो हो रहा था 6 to 8 hours ऑफ इंक्यूबेशन में किसी दूसरे बैक्टीरिया के ग्रो होने से पहले। स्मॉल सर्कुलर एंड वाइट क्रीमी ग्लिस्टरिंग तरह की कॉलोनीज थी और हिज सीरम था। अब टेलोराइड ब्लड अगर मीडियम का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो कि फॉस्फेट टेलोराइड ब्लड अगर में ब्लैकिश कलर की हमें ब्लैक कलर में दिख रही हैं कॉलोनीज। The colony may take 2 days to appear on this medium based on colony morphology on telluride medium and other properties। 3 main biotype of C. diphtheria, इसके जो 3 मेन टाइप्स हैं बायोटाइप्स हैं उसमें ग्रेविस, इंटरमीडियस एंड माइटिस हैं। ठीक है, ग्रेविस, इंटरमीडियस एंड माइटिस कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के ये 3 मेन बायोटाइप्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, हमें याद करने में हेल्प कर सकता है। पोटेशियम टेलोराइड ब्लड अगार पे सी डिप्थीरिया का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं वो हम देख रहे हैं। अब इसमें जो हमने अभी स्ट्रेन्स देखे 3 ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटिस, हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये स्ट्रेन्स क्या हैं, इनमें क्या कुछ है। ठीक है, इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले ग्रेविस है उसमें शॉर्ट रॉड्स होंगी, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कम होंगे और स्टेनिंग जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जो इसमें इंटरमीडियस होगा उसके अंदर रॉड्स जो होंगी वो लॉन्ग होंगी, ग्रेन्यूल्स यहाँ भी पुअर होंगे, फ्यू हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पे पुअर है। ठीक है, इंटरमीडियट्स में
फिर उसके बाद हम बात करें बेयर्ड फॉर्म्स विथ क्लब्ड एंड, बार्ड फॉर्म्स विथ क्लब्ड एंड प्लियोमॉर्फिक, यहाँ पे दिखेगा हमें प्लियोमॉर्फिज्म दिखेगा, ठीक है। अब माइटस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रॉड्स, प्लियोमॉर्फिज्म एक्चुअल में क्या होता है ये हमें पता करना है। माइटस की बात करें तो उसमें लॉन्ग रॉड्स मिलेगी, कर्व्ड मिलेगी, प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल्स मिलेंगे एंड दे आर ऑल्सो प्लियोमॉर्फिक। अब तीनों में बात करें तो सिर्फ इसमें शॉर्ट रॉड्स हैं दोनों में, बाकी दोनों में लॉन्ग रॉड्स हैं। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो इसमें कम ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें और कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म इन दोनों में मिलेगा। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। यूनिफॉर्म स्टेनिंग हमें इसमें मिलेगी। दिस इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजिकल। कॉलोनी ऑन टेलोराइट की हम बात करें तो 2 दिन का टाइम लगभग लगता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ग्रेविस के अंदर इन 18 आवर्स ये ग्रो करेगा। 1 to 2 mm ग्रे रेज्ड सेंटर होगा। इन 48 to 72 आवर्स flat colonies with raised center and crenated edges with radial striation, जो कि डेजी हीट कॉलोनी मिलेगी हमें, ठीक है, ग्रेविस के अंदर। इंटरमीडिएट्स के अंदर इन 18 आवर्स 1 mm, थोड़ी साइज़ कम होगा। नो चेंज इन साइज इन 48 आवर्स, नो चेंज इन साइज, डल ग्रैन्युलर एंड सेंटर मोर डिस्ट्री पेरिफेरी एंड अ लाइट रिंग नियर द एज, जो कि फॉगी एग कॉलोनी होगी। इनमें डेजी हेड कॉलोनी है, इसमें फॉगी एग कॉलोनी है। और नेक्स्ट माइटस की हम बात करें तो द साइज इज वेरिएबल, शाइनी ब्लैक होगा। 48 to 72 आवर्स में भी ग्रो करेंगे। फ्लैट कॉलोनीज विथ सेंट्रल एलिवेशन एंड पोच एग कॉलोनीज मिलेंगी हमें इसके अंदर, ओके। इसके अंदर हमें पूंछ टाइप की कॉलोनीज मिलेंगी। कंसिस्टेंसी की हम बात करें, कंसिस्टेंसी ऑफ कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो ग्रेविस में ब्रिटल है, नॉट इजीली पिक्ड आउट और एमल्सिफाइड लाइक कोल्ड मार्जिन्स। हीमोलाइसिस इज वेरिएबल। इनमें बात करें तो इंटरमीडिएट बिटवीन ग्रेविस एंड माइटस, इनके बीच में इसके अंदर कंसिस्टेंसी है कॉलोनी की, सॉफ्ट बटर एंड इजीली इमल्सिफाइड कॉलोनी है माइटस के अंदर, ओके। एंड इसमें हम बात करें हीमोलाइसिस की तो वेरिएबल है ग्रेविस के अंदर, इंटरमीडिएट्स में नॉन हीमोलाइटिक है एंड माइटस के अंदर यूजुअली हीमोलाइटिक है। इसमें वेरिएबल है, नॉन हीमोलाइटिक एंड हीमोलाइटिक है। ग्रोथ इन बोथ सरफेस पेलिकल, हीमोलाइसिस वगैरह है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में ग्रोथ कैसी हो रही है, सरफेस पेलिकल की तरह हो रही है, इसमें टर्बिडिटी मिल रही है, इसमें डिफ्यूज टर्बिडिटी मिल रही है। अब बायोकेमिकल टेस्ट और रिएक्शंस क्या क्या ये लोग शो कर रहे हैं। इसमें एसिड विदाउट गैस, एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है बिना गैस के, ग्लूकोज ग्लाइकोजन और स्टार्च का जो इसमें फर्मेंटेशन होता है उसमें बायोकेमिकल टेस्ट में एसिड बन रहा है बिना गैस की प्रोडक्शन के। इंटरमीडिएट्स में एसिड विदाउट गैस है, ग्लूकोज के केस में ग्लाइकोजन और स्टार्च ये नेगेटिव दे रहे हैं। सेम माइटस के केस में ग्लाइकोजन और स्टार्च नेगेटिव है, एसिड विदाउट फर्स्ट फूड ग्लूकोज। विरुलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सीवियर है, इसमें मॉडरेट है और इसमें माइल्ड है। तो अब इसके हम बायोकेमिकल रिएक्शन के कॉर्निफेक्टिन डिप्थीरिया के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी है हम इस पे आ जाते हैं। दे फर्मेंट ग्लूकोज माल्टोज विद द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बट विदाउट गैस, ओके। तो विदाउट गैस हमने देखा था ग्रेविस जो है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन और स्टार्च तीनों में प्रोडक्शन कर रहा था एसिड का विदाउट गैस। दे डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज मैनिटोज और सुक्रोज लैक्टोज और मैनिटोल को फर्मेंट नहीं करते हैं। द ग्रेविस बायोटाइप फर्मेंट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन while the intermediates and mites have no such action, okay. Now C. diphtheria reduces nitrates, okay. C. diphtheria reduces nitrates, they do not hydrolyze urea
फॉर्म फॉस्फेटेज। ओके, ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइड्स में रिड्यूस करते हैं बट हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं यूरिया को टू फॉर्म फॉस्फेटेज। जिलेटिन इज नॉट लिक्विफाइड। ओके, जिलेटिन का लिक्विफिकेशन नहीं होता है, यूरिया का हाइड्रोलाइजेशन नहीं होता है, नाइट्रेट्स का नाइट्राइड्स में कन्वर्जन, ग्लूकोज एंड मैनिमाल्टोज का फर्मेंटेशन, ये सब इसमें होता है। अब हम अगर टॉक्सिन्स की बात करें तो पैथोजेनिसिटी जनरली किसी भी बैक्टीरिया वगैरह की टॉक्सिन्स की वजह से ही है। टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो द पैथोजेनिसिटी इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ वेरी पावरफुल एक्सोटॉक्सिन बाय विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ डिप्थीरिया बेसिलाई। एक बहुत ही पावरफुल एक्सोटॉक्सिन जो कि विरुलेंट स्ट्रेन है डिप्थीरिया बेसिलाई का, वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी होती है। About 90 to 95% gravis and intermediate strains are toxigenic. Okay, while 80 to 85% of mitis strains are so. Okay, a virulent strains are frequently among convalescent carriers and contacts. Okay. The strain most widely used for toxin production is Parkinson's strain. ओके, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिन प्रोडक्शन करने वाला स्ट्रेन है वो है पार्किंसन strain. The toxicity of the diphtheria bacillus depends on the presence of टॉक्स जीन। ओके, इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बेसिकली टॉक्स जीन की वजह से है, जो कि टॉक्स जीन की वजह से विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज की मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में वो टॉक्स जीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसकी वजह से बेसिकली इसकी टॉक्सिसिटी है। ऑफ विच बीटा फेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका कि बीटा फेज, जिसमें बीटा फेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स में वे रेंडर्ड टॉक्सिजेनिक बाय इन्फेक्टिंग दैम विद बीटा फेजेस। जो नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स हैं उनको भी रेंडर करके टॉक्सिजेनिक बनाया जा सकता है बाय इन्फेक्टिंग दैम विद द बीटा फेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनिक और फेज कन्वर्जन। ओके, इसको फेज कन्वर्जन लाइसोजेनिक बोला जाता है। द टॉक्सिसिटी रिमेन्स एज लॉन्ग एज द बैक्टीरिया इज लाइसोजेनिक। जब तक बैक्टीरिया लाइसोजेनिक है तब तक उसकी टॉक्सिसिटी रिमेन रहती है, तो मेन उसकी लाइसोजेनिक। एंड द बैक्टीरिया इज फ्रीड ऑफ दिस फेज एज बाय ग्रोइंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीफेज सीरम इट लूजेस द टॉक्सिजेनिसिटी इन फ्रॉम नॉन टॉक्सिजेनिक। अगर हम उसके फेज के एंटीफेज सीरम में अगर बैक्टीरिया को ग्रो कर दें और तो उसके प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया फेज है वो फ्री हो जाएगा और उसकी टॉक्सिजेनिसिटी कम हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी एंड वो नॉन टॉक्सिक बन जाएगा। ओके, सो दैट वाज होल ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू इट्स प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मूविंग ऑन टू इट्स प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़, द डिप्थीरिया टॉक्सिन इज़ अ प्रोटीन एंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट। डिप्थीरिया की जो टॉक्सिन की प्रॉपर्टी है वो एक प्रोटीन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। इसके दो फ्रेगमेंट्स हैं ए एंड बी, उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना है और दोनों को वो फ्रेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर टॉक्सिसिटी के लिए दोनों फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेगमेंट ए हैज़ ऑल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, फ्रेगमेंट ए के अंदर सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। वेरियस फ्रेगमेंट बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द टॉक्सिन टू द सेल, जबकि बी जो है वो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबॉडी टू फ्रेगमेंट बी प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ टॉक्सिन टू द सेल एंड थस प्रोटेक्टेड द टॉक्सिन इज हीट लेबल। हीट की प्रेजेंस में उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है
एंड ये अगर इस बी वाला फ्रेगमेंट के अगेंस्ट अगर हम एंटीबॉडी बना दें तो वो बाइंड नहीं होने देगा टॉक्सिन को सेल वॉल से, जिससे कि हम उसके टॉक्सिन इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि इतने मिलीग्राम किल हो गए हैं जीने बैक्टीरिया, इतना ऑफ इतना वेट, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन। ओके, तो ये एंटीबॉडी जो होगा वो प्रिवेंट करेगा टॉक्सिन की बाइंडिंग को एंड इट विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन। टॉक्सिन प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ आयरन। आयरन की कंसनट्रेशन से भी टॉक्सिन प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होता है। ओके, 0.5 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर लीटर ऑफ द कल्चर मीडिया इज ऑप्टिमम लेवल फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन। ओके, इतना आयरन अगर हम पर लीटर कल्चर लेते हैं तो उससे टॉक्सिन प्रोडक्शन एक ऑप्टिमम मीडियम से ऑप्टिमम लेवल तक होगा। वाइल अगर कंसनट्रेशन 0.5 मिलीग्राम और मोर पर लीटर है तो इनहिबिट टॉक्सिन प्रोडक्शन। ओके, आयरन का कंसनट्रेशन क्या है कल्चर में, उससे भी अफेक्ट होगा टॉक्सिन का प्रोडक्शन। रीज़न फॉर दिस इज़ नॉट नोन, जिसका कोई रीज़न हमें पता नहीं है। द रिप्रेसर ऑफ द टॉक्स जीन अपीयर्स टू बी एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, जो कि टॉक्स जीन जो किसी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसका जो रिप्रेसर है वो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एक्चुअली। व्हेन लेवल ऑफ आयरन इज़ मोर, सप्रेसर इज़ फॉर्म्ड विच इनहिबिट टॉक्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जब है ना टॉक्स जीन आयरन कंटेन अपीयर होता है, उसका रिप्रेसर जब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। व्हेन लेवल ऑफ आयरन इज़ मोर, आयरन का लेवल ज़्यादा हो गया तो सप्रेसर बन जाएगा जो कि टॉक्सिन नहीं बनने देगा। इनिशियल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअल द रीज़न इज़ नॉट नोन। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये एक्ट कैसे करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करके। इट इनहिबिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन in the presence of NAD by inactivating the elongation factor EF2। ओके, तो जो elongation factor EF2 है उसको in the presence of it inhibits polypeptide chain elongation in the presence of NAD by inactivating the elongation factor this। ओके, NAD की प्रेजेंस में इसको इलोंगेशन फैक्टर को इनएक्टिवेट करके पॉलीमरेज चेन इलोंगेशन को इनहिबिट कर देता है वो, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है एंड इट इज़ लीडिंग टू एक्शन। द रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, टॉक्सिन्स ये कैसे काम कर रहे हैं उसका ये मोड ऑफ एक्शन था, पॉलीमरेज चेन इलोंगेशन को इनहिबिट करके, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट रेडिली डाइज व्हेन एक्सपोज टू अ टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। इस कॉर्निबैक्टीरियम की डेथ हो जाएगी अगर इस टेम्परेचर पे इतने टाइम तक हमने इसे रखा तो। बट इट इज़ रेजिस्टेंट टू ड्राइंग, रेजिस्टेंट है ड्राइंग पे। इट इज़ क्वाइट ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लिए कॉर्निबैक्टीरियम ससेप्टेबल है। अब इसकी पैथोजेनेसिस जो कि हमारा मेन कंसर्न है उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज पैथोजेनेसिस? डिप्थीरिया इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन ऑफ 2 to 10 ईयर्स। ओके, 2 to 10 ईयर्स के चिल्ड्रन में जनरल डिप्थीरिया मिलेगा। इन्फेक्शन इज़ कन्फाइंड टू ह्यूमन्स ओनली। द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 3 to 4 days। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड जो था वो 3 से 4 दिन होगा। इतने टाइम में इसकी ग्रोथ हो जाएगी। बट मे ऑन ओकेजन बी एज शॉर्ट एज 1 day।
but in some occasions it can be short as 1 day. Infection occur by way of ड्रॉपलेट स्प्रेड, ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. डिप्थीरिया मे बी ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन. कहाँ पे उसने इन्फेक्ट किया है उसके बेसिस पे इतने टाइप का ये हो सकता है. फोशियल हो सकता है, लैरिंजियल हो सकता है, नेजल हो सकता है, कंजक्टिव टाइवल हो सकता है, ओटिक हो सकता है एंड वल्वो वेजाइनल हो सकता है. ओके, क्यूटेनियस भी हो सकता है. इट इज़ क्यूटेनियस मेनली अराउंड माउथ एंड नोज. क्यूटेनियस हो सकता है माउथ और नोज के अराउंड. फोशियल डिप्थीरिया इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप. इन सब में से सबसे ज़्यादा कॉमन फोशियल है. दैट टॉक्सिन हैज़ बोथ लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट. इस टॉक्सिन के लोकल एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट दोनों हैं, जिसमें से हम इसके दोनों हम पढ़ने वाले हैं. लोकल इफेक्ट क्या क्या है इस टॉक्सिन के? द बेसिलाई रिमेन कन्फाइंड एट द साइट ऑफ एंट्री, यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे कन्फाइंड रहेगा. वेयर दे मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन. द टॉक्सिन कॉज लोकल नेक्रोटिक चेंजेस. लोकल नेक्रोटिक चेंजेस कौन करेगा? अलॉन्ग विथ सुपरफिशियल इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन रिएक्शन. सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन होगा और उस लोकल एरिया में नेक्रोसिस होगा. द नेक्रोस्ड एपिथेलियम टुगेदर विथ फाइब्रस एक्सुडेट ल्यूकोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट एंड बैक्टीरिया कंस्टिट्यूट द सूडो मेम्ब्रेन. हाँ, एक्चुअली एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि फाइब्रस एक्सुडेट बच रहा है एपिथेलियल का, जो कि नेक्रोटाइज हो गई है, जिसका नेक्रोसिस हो गया है. ल्यूकोसाइट्स जो कि हमारे लिम्फोसाइट्स जो वहाँ पे मिल रही है, आरबीसीज वगैरह और बैक्टीरिया की जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है, ये सब मिलकर एक सूडो मेम्ब्रेन बनाते हैं, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्थेटिक इन्फेक्शन. डिप्थेटिक इन्फेक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. द मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस of diphtheria are due to pseudomembrane whereas the systemic effect are due to toxin. इसका जो मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन है वो सूडोमेम्ब्रेन की वजह से ही है, जबकि इसके जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिस्टमिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं. अब सिस्टमिक इफेक्ट क्या क्या है इसके अंदर? द डिप्थीरिया टॉक्सिन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ होता है एंड कॉज टॉक्सीमिया. ओके, ब्लड में टॉक्सिन का मिलना टॉक्सीमिया. द टॉक्सिन हैज़ गॉट एफिनिटी फॉर कार्डियक मसल्स. जो टॉक्सिन है वो कार्डियक मसल्स के लिए, एड्रेनल्स के लिए, नर्व एंडिंग्स के लिए, इन सब के लिए उसके अंदर एफिनिटी है. यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा. इट एक्ट सिस्टमिकली ऑन द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू. हमारे कार्डियक मसल्स में, एड्रेनल्स में, नर्व्स के एंडिंग में, उन सब में टॉक्सीमिया कॉज करेगा ये सिस्टमिक इफेक्ट में. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द लैब डायग्नोसिस? ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे होगा इसका? तो लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ डिप्थीरिया इज़ नेसेसरी फॉर कंट्रोल मेजर्स. अब इसको कंट्रोल करना है तो इसको डिटेक्ट करेंगे हम, ठीक है, फॉर कंट्रोल मेजर्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ बट नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस. ओके, बट ट्रीटमेंट के लिए इतना लैब डायग्नोसिस ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आगे शुरू हो जाएगा. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर क्लिनिकल डायग्नोसिस, बिकॉज सूडो मेम्ब्रेन को देखने के बाद ही हमें जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, नहीं तो हम इसमें ये फेटल भी हो सकता है कई पेशेंट्स में. लेबोरेटरी डायग्नोसिस जस्ट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है. ट्रीटमेंट के केस में हम इस पर डिपेंडेंट नहीं रहते. ये बहुत ही इजीली डायग्नोस हो जाता है क्लिनिकली विद द प्रेजेंस ऑफ सूडो मेम्ब्रेन. So the treatment must immediately be started after the clinical diagnosing without waiting the laboratory reports. Any delay may be fatal. Okay, laboratory diagnosis consists of isolation of organism and demonstration of its toxicity by virulence test. Okay, तो आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम सबसे पहले कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करेंगे. इसमें 2 स्वैब्स फ्रॉम द लीजन लेंगे हम. थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, ये नोज़ में, लैरिंग्स में, ईयर, कंजक्टिव हुआ, वेजाइना, स्किन, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे भी लीजन क्रिएट हुआ है,
वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे दो स्वैब्स. वन स्वैब इज़ यूज्ड फॉर स्मीयर एग्जामिनेशन, अदर फॉर कल्चर. ठीक है, एक का हम कल्चर करेंगे, एक में हम स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे. लोकल लीजन इज़ यूजुअली इन थ्रोट. लोकली जो लीजन्स हैं वो हमें थ्रोट में मिलेंगे. स्वैब आर कलेक्टेड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक इन फॉर्म ऑफ गागल्स के थ्रू जो हम एंटीसेप्टिक और जो एंटीबायोटिक्स हम शुरू करने वाले हैं उससे प्रायर हम सबसे पहले एक स्वैब ले लेंगे. स्वैब आर रब्ड ओवर द अफेक्टेड एरिया एंड सूडो मेम्ब्रेन इफ फॉर्म्ड. अगर सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई तो हम उसको रब करके वहाँ से स्वैब ले लेंगे. शुड बी स्क्रैप्ड विथ स्वैब. इसको स्वैब से ही स्क्रैच करना है, इसका बात का ध्यान रखना है. इफ देयर इज नो डिफिनाइट लोकलाइज्ड लीजन तो स्वैब शुड बी रब्ड ओवर टॉन्सिल्स. अगर वहाँ पे कोई लीजन नहीं है, लोकलाइज्ड लीजन अभी नहीं बना है, तो स्वैब को हम ओवर टॉन्सिल्स एंड द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल विदाउट टचिंग द माउथ पार्ट्स. बिना माउथ पार्ट्स को टच करें हम वहाँ से टॉन्सिल्स के और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से रब करके हम स्वैब निकालेंगे. माउथ के पार्ट्स को टच नहीं करेंगे ताकि इन्फेक्शन इधर से उधर ना फैले. ओके, दिस इज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, जो कि हमने इसका किया है. एक का तो हम स्मीयर बना रहे हैं और एक स्वैब का हम कल्चर कर रहे हैं. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी स्मीयर आर स्टेन्ड विथ बोथ ग्राम एंड अल्बर्ट स्टेन. अल्बर्ट स्टेन का हमने बात किया था स्टार्टिंग में. और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे हम. ठीक है, डिप्थीरिया बेसिलाई शो बीडेड स्लैंडर ग्रीन रॉड्स इन अ टिपिकल चाइनीज लैटर पैटर्न ऑन अल्बर्ट स्टेन. एल्बर्ट स्टेनिंग करेंगे तो हमें बीडेड फॉर्म्स बेसिलाई दिख जाएंगे जिसमें स्लैंडर ग्रीन रॉड्स होंगी चाइनीज लैटर पैटर्न की. एंड हाउएवर दे कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली differentiated from some commensal cornybacterium. Okay, there are some commensal cornybacterium. इनसे cornybacterium को एकदम कॉन्फिडेंटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक्चुअल में commensal cornybacterium थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं. Hence it is reported that the organism resembling cornybacterium diphtheria seen in the direct smear examination. तो हम उसमें रिपोर्ट में क्या देते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिजेंबलिंग cornybacterium diphtheria हमें दिख रहा है. ग्राम स्टेनिंग फिर हम करते हैं टू आइडेंटिफाई विंसिट्स, पायरोचिट्स एंड फ्यूसिफॉर्म बेसिलाई. अदर कॉजेज ऑफ सोर थ्रोट के अदर कॉजेज जो कि ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम विंसिट्स, पायरोचिट्स और फ्यूसिफॉर्म बेसिलाई हो सकते हैं. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग और फर्दर प्रोसीजर करेंगे. ओके, कल्चर की हम बात करें तो स्वैब आर इनोक्यूलेटेड ऑन द फॉलोइंग कल्चर मीडिया. कल्चर करके हम कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब फाइंड आउट करेंगे. कल्चर इनोक्यूलेट, एक जो सेकेंड स्वैब हमने लिया था उसमें लॉफलर सीरम स्लोप है. ग्रोथ अपीयर्स विद इन 6 to 8 hours on this medium. सब कल्चर ऑफ लॉफलर सीरम स्लोप इज मेड ऑन टेलुराइट ब्लड अकार एंड प्लेट इज इंक्यूबेटेड. ओके, लॉफलर सीरम स्लोप करेंगे जिसमें स्लोप को फिर टेलुराइट ब्लड अकार पे जाना है. टेलुराइट ब्लड अकार, दीज प्लेट्स हैव टू बी इंक्यूबेटेड एट 37 degree Celsius for 48 hours before declaring these as negative, as growth may sometimes be delayed. ओके, तो इसमें ग्रोथ कभी कभी डिले भी हो सकता है, तो 48 आवर्स तक एटलीस्ट रखा जाएगा आफ्टर दिस लॉफलर सीरम स्लोप. ठीक है, ब्लड अगार, इट इज़ यूजफुल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस. ओके, विच में स्टिमुलेट साइमुलेट डिप्थीरिया से स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल फेरेंजाइटिस भी रिजेंबल करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में भी हमें ब्लड अगार ये हेल्प करेगा. हाउ दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, नाउ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग की हम बात करें. ऑन लॉफलर सीरम स्लो द कॉलोनीज आर स्मॉल सर्कुलर वाइट एंड ग्रीन. डिप्थीरिया बेसिलाई ग्लो एज ब्लैक और ग्रेश कलर कॉलोनीज ऑन टेलुराइट अकार. ठीक है, ये हमने आगे देखा था. स्मेयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ससेप्टेड ग्रोथ फ्रॉम
various media. These smear are stained with Albert and Gram stain to confine the morphology. ठीक है, ऐसे जो हमारे मॉर्फोलॉजी हमने देखा है वो मिलेगा। फिर बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो फिर सीरम वाटर इज़ यूज फॉर टेस्टिंग फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। ओके, इसमें ग्लूकोज ए, लैक्टोज में नहीं, माल्टोज में नहीं, हमने देखा था नाइट्रोजन का रिडक्शन वगैरह होता था, माल्टोज का रिडक्शन होता था, कैटलीज पॉजिटिव, ग्लाइकोजन पॉजिटिव, सिर्फ बायोवेस्ट ये सब पॉजिटिव देंगे। तो ये सब इसके टेस्ट हैं। विरुलेंस टेस्ट की बात करें हम तो दिस टेस्ट demonstrate the production of exotoxin of bacteria isolated on culture. Okay, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन जो हमने बैक्टीरिया का कल्चर किया है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए विरुलेंस टेस्ट होता है। ये इन विवो और इन विट्रो मेथड से किया जाता है, जिसका हम देखेंगे। जो हमने कल्चर किया है उसमें एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। इन विवो हम बात करें तो इन विवो जनरल पिग्स एंड रैबिट्स आर ससेप्टेबल टू टॉक्सिन produced by C. diphtheria. Okay, two types of tests are used with subcutaneous and intracutaneous. Subcutaneous और intracutaneous दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म होंगे। सी डिप्थीरिया के जो टॉक्सिन होते हैं उससे पिग्स और रैबिट जो है वो ससेप्टेबल हैं, तो उन पर हम करके देखेंगे कि वो बने हैं या नहीं बने हैं। सबक्यूटेनियस टेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ फ्रॉम एन ओवरनाइट कल्चर ऑफ ऑन लोफलर सीरम स्लोप इज emulsified in 2 to 5 ml of growth and 0.8 ml of this emulsion is injected subcutaneously into the general pigs में। ठीक है, लोफलर सीरम ग्रो को ओवरनाइट कल्चर करने के बाद ग्रोथ और में करके 1.8 ml का इमल्शन पिग में देंगे, वन ऑफ विच हैज़ रिसीव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन 18 to 24 आवर्स प्रीवियसली। उनमें से एक पिग में हम पहले ही एंटीटॉक्सिन दे देते हैं। ठीक है, दिस प्रोडक्ट एनिमल एज अ कंट्रोल। If the strain is virulent, the unprotected animal will die within 2 to 3 days with evidence of hemorrhage in adrenal gland, which is pathogenic feature. जो अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है तो जो अनप्रोटेक्टेड एनिमल था उसकी 2 से 3 दिन में डेथ हो जाएगी, उसमें हेमोरेज दिखेगा एड्रेनल ग्लैंड में। अदर फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑटोप्सी, उसकी ऑटोप्सी करेंगे तो हेमोरेज, एडिमा, नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन हमें दिखेगा, स्वोलन एंड कंजेस्टेड लिम्फ नोड्स, कंजेस्टेड एब्डोमिनल, विसरा, पेरिटोनल एंड ट्यूबुलर एक्सुडेट, ये सब हमें देखने को मिलेगा। अब इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट की हम बात करें तो दो जनरल पिग्स लेंगे, आर इंजेक्टेड इंट्राक्यूटेनियसली with 0.1 emulsion from growth of Loftus Lirum smoke. One of this is protected antitoxin देंगे एक को, and the other is given 50 units of antitoxin intraperitoneally 4 hours after the skin test. Okay, पहले स्किन टेस्ट करके उसके बाद 50 यूनिट्स का एंटीटॉक्सिन दूसरे वाले को देंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डेथ, उनके डेथ को प्रिवेंट करने के पर्पज़ से। इफ़ स्ट्रेन इज़ टॉक्सिजेनिक, जो कल्चर में अगर स्ट्रेन है वो अगर टॉक्सिजेनिक है तो विरुलेंट है, द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन मिलेगी हमें, प्रोग्रेशन टू नेक्रोसिस मिलेगा वहाँ पे उसे 48 to 78 आवर्स में, बट देयर इज़ नो चेंज इन कंट्रोल एनिमल।
पर जो कंट्रोल एनिमल है जिसमें हमने 200 यूनिट्स एंटी टॉक्सिन दिया है उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। एन एडवांटेज इन द इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट इज 8 to 10 strains can be tested at a time on a pair of animal and the animal do not die। इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट का यही फ़ायदा है कि 8 से 10 स्ट्रेन्स टेस्ट किए जा सकते हैं एट अ टाइम एंड द पेयर ऑफ एनिमल वो मरते नहीं हैं। दैट एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। ये इन वीवो की हमने बात की थी। नाउ इन विट्रो टेस्ट की हम देखेंगे। इन विवो टेस्ट थे सबक्यूटेनियस एंड इंट्राक्यूटेनियस। नाउ इन विट्रो की हम बात करेंगे। एलिक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट है इसमें, ठीक है। दिस इज एन इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। जस्ट अ सेकेंड हियर। एलिक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो है दिस इज़ एन इम्यूनोडिफ्यूजिव टेस्ट, ओके। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑन अ फिल्टर पेपर सोक्ड इन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन में सोक करी हुई है उनको हम सरफेस से प्लेस करेंगे। ऑफर 20% हॉट सीरम agar blend while the medium is still fluid. When the agar solidifies, the test strain is seated at a right angle to the filter paper। वो जो agar की स्ट्रिंग्स हैं वो जब सॉलिडिफाई हो जाएंगी तो उनको रेक्टेंगुलर हमने जो एंटीटॉक्सिन वाला सोप पेपर बनाया उस पर हम स्टिल कर देंगे। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स आर ऑल्सो पुट अप, okay, positive and negative controls put up होंगी and the plate is incubated। The toxin produced by the bacterial growth diffuses in agar and produce a line of precipitation where it meets the antitoxin at the optimum concentration। Non-toxigenic strains will not produce any precipitation line। so ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है, okay, and positive control and these are precipitation lines showing toxigenic test strains showing toxigenic diphtheria antitoxin का rectangular strain हमने बनाया था। these are negative control, okay। now talking about the prophylaxis, active immunization is one of the prophylaxis which can be done to control the disease। Active immunization is started at 6 weeks of age by toxoid in combination with tetanus toxoid and pertussis vaccine। DPT ट्रायल वैक्सीन जो कि होता है, ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन जो कि होता है जिसमें हम डिप्थीरिया टॉक्सिन और पर्टूस वैक्सीन ये तीनों का कंबाइन देते हैं। 3 doses of 0.5 ml each are given by intramuscular route at an interval of 4 to 6 weeks। 6 weeks of age में हम ये देते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के बच्चे को। बूस्टर डोज ऑफ DPT ऑन एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 weeks हम दिया जाता है। बूस्टर डोज ऑफ DPT आर given at 18 months and at 5 years। 18 months पे और 5 years पे बूस्टर डोज दी जाती है डिप्थीरिया की। दिस इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब हम खुद एक्टिवली बाहर से बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रेन डाल के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवा रहे हैं। पैसिव इज़
कि जब दिस इज़ एन इमरजेंसी मेजर व्हेन ससेप्टेबल पर्सन आर एक्सपोज टू इन्फेक्शन एज वेन इन केस ऑफ डिप्थीरिया इज एडमिटेड टू पीडियाट्रिक वार्ड. In such cases, 500 to 1000 units of antitoxin anti-diphtheric serum is administered subcutaneously. यहाँ पे हम बनी बनाई एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर करा रहे हैं बच्चे में, जनरली बच्चों में होता है ये, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. कंबाइंड इम्यूनाइजेशन की हम बात करें, all person receiving ADS, that is anti-diphtheric serum as prophylactic measure should receive combined immunization. जिसको भी हमने पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे एंटी डिप्थेरिक सीरम दिया है उसमें कंबाइंड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए. एंड एलम कंटेनिंग प्रिपरेशन लाइक एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्साइड शुड बी प्रिफर्ड फॉर कंबाइंड इम्यूनाइजेशन एज अ प्लेन control formal toxide FT. Response is unsatisfactory when given with antitoxin. इसका क्या मतलब है कि इसको कंबाइन करके एलम को कंबाइन करके दिया जाता है. एन एलम कंटेनिंग प्रेसिपिटेशन like alum precipitated toxin should be preferred for combined immunization as a plain formal toxoid. Response is unsatisfactory when given with antitoxin. एंटीटॉक्सिन के अगर साथ इसको दिया जाता है तो वो रेस्पॉन्स नहीं शो करता है, अनसेटिस्फैक्ट्री शो करता है, इसलिए हम इसे एंटी डिप्थेरिक सीरम के साथ देते हैं एज अ प्लेन फॉर्मल टॉक्सॉइड. ओके, now talking about the Schütz test. Schütz test की अगर हम बात करें तो this is an intradermal test to demonstrate circulating diphtheric antitoxin. एंटीटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए इंट्राडर्मल टेस्ट है ये. दिस एंटीटॉक्सिन may be present either due to previous infection, clinical या सब क्लिनिकल previous infection और immunization, या हमने एक्टिव immunization के थ्रू उसको वैक्सीनेशन दिया है उसकी वजह से, या उसमें इन्फेक्शन पहले रह चुका है उस वजह से उसको एंटीटॉक्सिन उसमें अगर प्रेजेंट है तो. दिस टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इम्यूनिटी और ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट डिप्थीरिया इज वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का ये एक एग्जाम्पल है. इसका मेथड क्या है? अ टेस्ट डोज ऑफ 0.5 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन कंटेनिंग 1/50 मिनिमम लीथल डोज इज इंजेक्टेड. 1/50 ऑफ द मिनिमम लीथल डोज का इंजेक्ट किया जाता है इंटरडर्मली एंड ऑन वन ऑफ द फोरआर्म, एंड अ सिमिलर अमाउंट इज inactivated toxin is injected on another forearm. ठीक है, सिमिलर अमाउंट में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. MLT इज डिफाइंड एज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन रिक्वायर्ड टू किल द जेन्युइन पिग वेइंग दिस. तो उसको किल करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए वो उसको MLT बोला जाता है, लिस्ट अमाउंट. और इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन हमने इंजेक्ट किया है एक आर्म में और दूसरे में हमने मिनिमम अमाउंट जितना चाहिए होता है उसको किल करने के लिए वो इंजेक्ट किया. रिजल्ट इज़ 1 से 7 दिनों में मिलता है. दे में भी 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं. एंड एरिया ऑफ स्वेलिंग और एरिथमिया अपीयर्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन. जहाँ हमने टॉक्सिन इंजेक्ट किया था वहाँ पे, रीचिंग मैक्सिमम 4 to 7 days when it measures 1 to 5 centimeter and then feeding. ठीक है, द कंट्रोल forearm injected with heated toxin will show no reaction. ठीक है, जहाँ पे इंजेक्टेड हमने हीटेड टॉक्सिन डाला है, इंजेक्ट करके डाला है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा. अ पॉजिटिव टेस्ट सिग्निफाइज दैट अ पर्सन इज ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया ड्यू टू आइदर एब्सेंस और लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीटॉक्सिन. ओके, नेगेटिव रिएक्शन की अगर हम बात करें, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन इन आइदर फोरआर्म
कुछ भी फोराम पे कोई नहीं मिला है हमें, इट इंडिकेट्स दैट द टॉक्सिन हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड दैट द पर्सन इज़ इम्यून टू डिप्थीरिया। हमें पता चल जाएगा। सूडो रिएक्शन की बात करें तो देयर इज इरिथमा occurring in both arms within 24 hours and disappearing completely from both the arms within 4 days. This indicates that the individual is immune to diphtheria and he is also hypersensitive to the component of diphtheria bacilli. ठीक है, combined reaction एक देखने को मिल सकता है हमें। The initial reaction is similar to that of the pseudo reaction, but erythema disappears in the control forearm within 4 days, but it progresses in the test forearm to a typical positive reaction. Okay, it indicates that the individual is susceptible to diphtheria and hypersensitive to bacillus. It is necessary to immunize each such person with the vaccine may likely to induce reaction. वैक्सीन की वजह से वहाँ पे रिएक्शन इंड्यूस हुई है, पर ऐसे पर्सनस को इम्यूनाइज करना ज़रूरी है। शेक टेस्ट इज़ नॉट यूज नाउडेज इस टेस्ट को हम इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। इससे ये सेंसिटिव होता है and the antibiotics are of little value as these cannot inactivate the toxin already present in patient's body. Okay, पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लिटिल वैल्यू में होती हैं उन टॉक्सिन्स के लिए जो कि ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है। व्हेन अ केस ऑफ suscepted as diphtheria, anti-diphtheric serum should be given immediately. Anti-diphtheric serum immediately हमें देना होता है, as the mortality rate increases with delay in starting antitoxin treatment. mortality rate उसका बढ़ जाता है अगर हम जल्द से जल्द एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट आर द डिप्थेरॉइड्स। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं, इसकी एक टेबल दी है, उससे पहले हम फटाफट देख लेते हैं। डिप्थेरॉइड्स छोटा सा ही है। कमेंसल कॉर्निबैक्टीरियम आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द थ्रोट, स्किन, कंजक्टिवा एंड अदर एरियाज, ये हमने देखा था। दीज में समटाइम्स बी मिस्टेकन एज कॉर्निबैक्टीरियम एंड दीज आर कॉल्ड डिप्थेरॉइड्स। ये डिप्थेरॉइड्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं पर इनको कॉर्निबैक्टीरियम की तरह मिस्टेकन किया जा सकता है। तो कॉमन डिप्थेरॉइड्स सच एज Cornibacterium xerosis found in conjunctival sac, Cornibacterium pseudodiphtherium horfmian which is found in the throat, जो कि throat। In general diphtheroids possesses few or no metachromatic granules। अच्छा, इनमें बहुत ही कम या फिर no metachromatic granules मिलेंगे and they are arranged in palisade parallel rows में अरेंज होंगे rather than Chinese pattern। और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भी बहुत कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। सम डिप्थेरॉइड्स आर indistinguishable from diphtheria bacilli microscopically and require to be differentiated by biochemical test and more reliably by virulence test। ओके, तो बायोकेमिकल टेस्ट और विरुलेंस टेस्ट करके ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कई केसेस में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। अब इसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बेसिस पे ये टेबल दी हुई है, हम फटाफट देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे वीकली ग्राम पॉजिटिव विथ थिन बेसिबलाई, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, चाइनीज़ लेटर एंड प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ग्राम पॉजिटिव है, शॉर्ट है, थिक बेसिलाई होंगे। ठीक है, इनमें ग्रैन्यूल्स फ्यू और एब्सेंट होगा, पैरेलल अरेंजमेंट होगा, वेरी लिटिल प्लियोमॉर्फिज्म। कल्चर की बात करें तो स्पेशल एनरिच मीडियम पे ग्रो करेंगे और ये ऑर्डिनरी मीडियम पे भी ग्रो कर सकते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन दे तो फर्मेंट ग्लूकोज ओनली, फर्मेंट बोथ ग्लूकोज सुक्रोज, डज नॉट फर्मेंट सुक्रोज, फर्मेंट बोथ ग्लूकोज and sucrose, does not ferment sucrose।
देयर इज समथिंग मिस्टेकन हियर आई थिंक. टॉक्सिन प्रोडक्शन की बात करें तो दे आर टॉक्सिक एंड दे आर नॉन टॉक्सिक नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर body. Okay, so here it ends. Thank you so much for watching. Thank you so much. Have a good day.